अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसानी हुकूक आगही मुहिम में उरूज रज़ा आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज 8 मार्च पूरी दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ निस्वां के तौर पे मनाया जा रहा है और इस साल जो यूएन ने इसका स्लोगन रखा आज के दिन का यूएन वुमेन के हवाले से, वो है बी बोल्ड फॉर चेंज। और हम लोग थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको बी बोल्ड फॉर चेंज जो है ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसका टाइटल रखा है, क्योंकि हम ख़वातीन में इतनी करेज ही नहीं है कि हम नो कर सकें, इनकार कर सकें किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करवा दें हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं फजर राबिया पाशा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अनवर, चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान, और अदीला खान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं पब्लिक हेल्थ, और हमारे पैनल का परमानेंट पार्ट हैं। फजर, आपसे शुरू करते हैं। बी बोल्ड फॉर चेंज, ये बड़ा अच्छा एक नारा सुनने में आ रहा है, या फिर कानों को अच्छा लग रहा है, बी बोल्ड फॉर चेंज। तो अगर हम पास्ट को देखें तो क्या अभी तक ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए जो इक़दाम किए गए थे, क्या वो अब काफ़ी हैं या वो वाकई चेंज आया उनमें? मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख़्याल से चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं। और मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैं इस सैटरडे को एक और जगह मैं इंटरव्यू दे रही थी और वहाँ पे हम फ़ोन कॉल्स ले रहे थे, और वहाँ पे हमने ऐसी जगहों से फ़ोन कॉल्स रिसीव की, और वो सारे बंदे थे जो कॉल कर रहे थे, और दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट कि हमारे एरिया में स्कूल नहीं है बच्चियों का। ठीक है, हमें हमारी बच्चियाँ पढ़ानी है, तो आप आए हमारे साथ काम करें, हम ये कर देंगे, आप हमारे साथ इतना कर दें, हम ये। तो ये एक वो चेंज है जो सिटीज़ में आपको बैठे हुए शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड चेंज आ रहा है। लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियां पढ़ें, एम्पावर हों। हाँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हम कहते हैं कि बी बोल्ड फॉर चेंज। मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे कहूँगी कि औरत को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, आदमी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, औरत को तो आप एम्पावरमेंट अगर आप फैसिलिटी देंगे तो वो उसको यूटिलाइज करेगी, आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो बिल्कुल बैक एंड पे रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो सोसाइटी के जो मेल एलिमेंट है, उसको ट्रेन करने की, उसको एजुकेट मतलब करने की, आदमी उसको को एम्पावर करने की ज़रूरत है, इनेबल करने की भी ज़रूरत है। एग्जैक्टली, औरत को एम्पावर करने के बजाय आदमी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मोहम्मद अनवर साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई मर्द को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक औरत के एम्पावरमेंट के लिए? बिल्कुल मैं एग्रीड हूँ, लेकिन साथ साथ पावर्स देता कोई नहीं है, पावर्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि मर्द जो है वो औरत को पावर दे देगा, ऐसा कोई नहीं होगा। औरतों को खुद अपने हकों के लिए खुद वो अपने आप को मनाना होगा कि जी बताना पड़ेगा कि जी हमारी कैपेसिटी है, बी बोल्ड। वो ये नहीं कि जी बंदा फिर एजुकेट हो, उसको वो उनसे लें। मेरी अपनी बेटियां 4 बेटियां माशाल्लाह है, उनकी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक दिन मेरी बेटी दूसरे नंबर पर मुझे कहती कि पापा मैंने नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स पे जाना है, शाम को कोई ड्रामा उधर था। मैंने कहा नहीं यार नहीं जाना। कहती जी क्यों? वजह ये ओ लेवल ए लेवल वाले बच्चे जो है वो वजह भी पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं। कहते नहीं यार कोई रीज़न है तो आप बताएं। मैंने कहा जी वहाँ लुच्चे लफंगे लड़के होते हैं, आवाज़ें कसते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जाएँ। बाकी लड़कियों को अपनी दोस्तों को फ़ोन कर रही कि नबा निमरा तुम सारे तैयार हो जाओ चलना है। मुझे कहती कि ये लुच्चे लफंगे कहाँ नहीं होंगे, पार्क में नहीं होंगे, रोडों पे नहीं होंगे, हम अपनी स्पेस जो है वो श्रिंक करते जाएंगे। हमने जाना ही जाना है। ऐसी की तैसी कोई अगर बात करके हमारी तरफ देखेगा तो हम उसको पैंटी लगा देंगे। ये जब जज्बा जो खुद जो वो अगर आगे बढ़ेंगे तो उस वजह से स्पेस उनकी वो मिलेगी। सीम जो है कि जब एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली ये है कि फाइनेंशियल तौर पे औरतें स्ट्रॉन्ग हों, कोई पढ़ें, एजुकेट हों, अपना को बिजनेस करें या अपने आप को अर्न करें। जब अर्न करेंगी, जब उनके पास पैसे होंगे वो अकड़ सकेंगे। अगर सेटिस्फैक्शन के अलावा उनको वो खुद पता है कि वो मियाँ के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है कि मियाँ आएगा शाम को पैसे देगा, मैं उसे कहूँगी मेरी वालदा बीमार है, मुझे प्लीज़ इतने दे दो, मैं वालदा को मिलने जाना है। वो बंदा कहेगा मैं तो रोज़ पैसे देता हूँ। आपके पास अपने पैसे हैं, आपने अपनी वालदा को मिलना है, अपने पेरेंट्स पे लगाना है। आप खुद जॉब कर रही हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है,
आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, आपका राइट है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने पेरेंट्स के ऊपर पे बैक करें उनको। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब कर रही हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं, आप बगैर अपने हस्बैंड के पूछे, आपकी अपनी इनकम है, आपकी जो इनकम है लेडीज की इस्लाम में भी है, उसके ऊपर उसके मियाँ का कोई हक नहीं है। मियाँ की रिस्पांसिबिलिटी है औरत को सपोर्ट करना। औरत अगर आप कर रही है तो औरत अगर अपने मियाँ को सपोर्ट कर रही है तो वो उसकी अपनी उसकी बड़ाई है। और फिर उसमें यह है कि औरत जो है वो खुद वो अपनी जब तक इनकम उसकी जनरेट होगी एम्पावर करे, और फाइनेंशियल तौर पे जब तक एम्पावर नहीं करेगी उस वक्त तक वो डिपेंड नहीं दिए जाएंगे। अदीला, बी बोल्ड फॉर चेंज, क्या फिलॉसफी थी इस स्लोगन के पीछे इस साल 8 मार्च के हवाले से? 8 मार्च अरूज बहुत से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और रिकग्नाइज़ किया जाता है अचीवमेंट्स का ख़वातीन को, इर्रिस्पेक्टिव वो किस रिलीजन से हैं और किस कल्चर से हैं। इसको सेलिब्रेट करना और इस डे को मनाने का मकसद यही होता है कि आप ख़वातीन को उनके राइट्स के बारे में सेंसिटाइज करें। बी बोल्ड फॉर चेंज यही है कि कोई आके, मर्द भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ओवरऑल कल्चर का भी इम्पैक्ट है, बट कोई आके आपको ये नहीं रियलाइज़ कराएगा कि ये तुम्हारा राइट है। हमेशा अपने राइट के लिए आपको खुद खड़े होना पड़ता है। जैसे अनवर साहब ने कहा कि जब तक आप बोल्ड नहीं होंगे, यू शुड बोल्ड इनफ कि आप से नो, जैसे आप कहती हैं, से नो टू ऑल ऑफ देम जो कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब उसके लिए बहुत सारे मराहिल हैं। एजुकेशन इज द वन कंपोनेंट। ठीक है, एजुकेशन एक क्रॉस कटिंग इशू है, बट प्रेवलेंस ये भी कहता है, कुछ एविडेंस ये भी कहते हैं कि एजुकेटेड लड़कियों को जब राइट्स नहीं मिलते तो फिर अगली चीज क्या है? Exactly, अगली चीज ये है कि कहीं पे हमारे कल्चरल नॉर्म्स और कहीं पे वो नेगेटिव मिस्कैलिनिटीज हैं हमारे यहाँ, हमारे पैट्रियार्की सिस्टम के अंदर, जिसको बदलने की जरूरत है। और ये कौमों में बड़ा ग्रेजुअली बदलता है। जैसे हम कहते हैं ना जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेज, कि थोड़ा इस तरह की अप्रोचेज यूज की जाएं जिसमें रोल मॉडल्स हैं। ये एक फादर हैं, एक रोल मॉडल है। इन रोल मॉडल्स को सामने लाया जाए, पॉजिटिव मस्कुलिनिटी को हाईलाइट किया जाए और नेगेटिव मस्कुलिनिटी को रिजेक्ट किया जाए। उसको ये लोगों को रियलाइज कराएं कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सोशल प्रेशर कम हो जाए, सोशल प्रेशर कम हो जाए। फजर, आप चूँकि बच्चियों की तालीम के ऊपर काम करती हैं, तो सबसे पहले जो ख़वातीन का राइट है कि राइट ऑफ एजुकेशन है, तो पाकिस्तान में हम हमेशा इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये नारा लगाते हुए सुनते हैं और देखते भी हैं कि जी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो क्या वो जो पुराना सपना देखा था औरत ने अपने आप को एम्पावर करने का थ्रू एजुकेशन, किस हद तक कामयाब हुआ पाकिस्तान में? देखिए, इश्यूज तो अभी भी हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि एक स्टार्ट से वो बोलते हैं और उस चीज़ को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर फैक्ट्स एंड देयर देयर। अभी पाकिस्तान में 50% हमारी जो बच्चे हैं आबादी के, 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं, इसमें ये वो एक्चुअली कम इशू है कि जेंडर का ज़्यादा इशू है, थोड़ा सा है डिफरेंस, लेकिन हमारे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। वो उसमें आपके 50% बच्चे एजुकेशन में नहीं हैं। ठीक है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको रिजॉल्व होते होते टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे जो लोग हैं उनको इकट्ठा मिलके काम करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को इस चीज़ को ओन करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है खाली, आपका काम है, मेरा काम है, इंडिविजुअल्स का, कम्युनिटीज़ का, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें अगर जैसे मैंने पहले बात की कि ऑन द ग्राउंड ये बहुत ज़्यादा अब रियलाइजेशन है कि जैसे एक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसी तरह बच्चियों का पढ़ना ज़रूरी है। और ये बहुत एक अच्छा एक प्रोग्रेसिंग आपको ये चेंज नज़र आता है। जैसे अदीला ने कहा कि चीज़ें ओवरनाइट नहीं चेंज होंगी। जो हमारी सोसाइटी को, हमें जो चेंज रिक्वायर्ड है, एक पॉजिटिव सोसाइटी इमर्ज एज अ पॉजिटिव सोसाइटी तो है, लेकिन जो एक हम चेंज ढूंढ रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो टाइम लगेगा उसको। लेकिन आई बिलीव पर्सनली कि वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक तरह से होती रहे, और क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, लोगों को रिक्वायर्ड है वो चीज़ ऑन द ग्राउंड उसको डिलीवर करने के लिए, तो ये चेंज हम देखेंगे। लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन नज़र नहीं आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा। मोहम्मद अनवर साहब, चूँकि ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है आज, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे बच्चियों को भी उतना ही हक दिया जा रहा है पढ़ाई करने का,
पढ़ने का जितना कि बेटों को दिया जा रहा है। बेटियों के राइट कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि वायोलेट होते हैं। बेटे को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, बाहर भिजवा दिया पढ़ने के लिए, जबकि जो बेटियां हैं वो बेशक लायक भी होंगी, लेकिन उनको कहा जाएगा तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई हमारे किस काम आएगी, जबकि बेटा जो है उसने कल को घर संभालना है और हमें लुक आफ्टर करना है, तो उसको पैसा बनाने की मशीन बना दो। बेटियों का क्या राइट है पढ़ाई के लिए? हमारे पेरेंट्स का वही बात जिस तरह आपने फरमाया कि एक तो पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी बेटी की जो एजुकेशन है वो बेटे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटी जब दूसरे घर में जाएगी, बेटी के पास इतनी स्किल्स हो, इस नॉलेज हो कि खुदा न खास्ता कल को प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम जो होती है, उसका हस्बैंड जो है किसी हादसे में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। हमारा ये होता है कि नहीं जी, और इस बेचारी ने इसको आगे ज़रूरत नहीं है जी, बस तुम तो पराया धन हो, और जो हमने तुम्हारे ऊपर पैसे किस लिए लगाने, बेटे के ऊपर पैसे लगाएंगे। हमारे जितने भी आप स्कूल के या इंडिकेटर्स, मैं खुद कोटा एजुकेशन में हम एक स्कूल चला रहे हैं, हमारे जहाँ गर्ल्स के जो इनरोलमेंट है वो 37% है, अब बाकी जो है वो 63% बॉयज़ की है, इवन के इक्वल है। वहाँ फीमेल जो हमने इनकरेज किया, जब हमने स्कूल 2002 में स्टार्ट किया, उस वक्त हमारे जो 1/4 या 1/5 फीमेल थी, अब वो वहाँ मेरे ख्याल 90% हमारी फीमेल्स टीचर हैं जो कंट्रोल वो कर रही होती हैं। वो एक एम्पावरमेंट है, जो उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि ये स्पेस आप लोगों की है, आप आज़ादी से यहाँ कर सकती हैं। सेम यही कि अब पहली बात तो यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों की तालीम के खिलाफ होते थे कि नहीं जी ये तो लड़की जाएगी नहीं। अब जब उनको पता लगा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, अच्छी तालीम लेगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ा होगा, इसके रिश्ते नाते अच्छी जगह पे होंगे, अच्छा लड़का मिलेगा, उसके बाद वो रियलाइज कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। सेम इसी तरीके से जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ जाहिर के अगर फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगे तो वो किन के पास जाएंगे, वहाँ जाके वो फीमेल लायर के पास भी जाके वो बात कर रही होती है, वो वहाँ से रियलाइज कर रही है कि नहीं जी हमारी बेटी भी अच्छी तालीम हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक है। अदीला, विंस्टन चर्चिल ने शायद कहा था कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो तो हाँ आपको एक पढ़ी लिखी नस्ल देंगे, तो किस हद तक ये बात सच्ची है? अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो कॉल है ना, इन पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमारा कल्चर प्रमोट किसको करता है, लेजिटिमेट किस किस्म के नॉर्म्स को करते हैं कि तुमने अगले घर चले जाना है। ठीक है, अब ये सोशो कल्चर से निकल के सोशो इकोनॉमिक इशू बन जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्यों है? इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है, आपने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर खवातीन का कोटा बढ़ा दिया गया, बट होता क्या है, जब आप देखते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट तो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में उतनी खवातीन काम नहीं करी जितनी डिग्री ली है। वो सब घर में आलू गोश्त बना रही है ना, बच्चे पाल रही है, क्योंकि उनको सोसाइटी ही वो हिम्मत नहीं दे रही कि वो जाके उसको कहीं प्रैक्टिस करें अपनी एजुकेशन को। तो कहीं प्रॉब्लम कल्चर के अंदर है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रो वुमेन लॉज, पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशन जितनी हमारे मुल्क के अंदर है ना, बहुत कम मुल्कों में होती है। प्रॉब्लम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और अगेन वही कल्चर है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, जैसे अब लॉयर्स की बात की, जजेस की बात की, जो लोग भी इंस्टीट्यूशंस चला रहे होते हैं वो इसी सोसाइटी की प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल जिनका माइंडसेट वही है। वो खातून को कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। यहाँ पे एक और सवाल का मुझे जवाब दें अदीला। एक सास हैं, उनको बहू जो है वो डॉक्टर चाहिए, लेकिन वो जॉब ना करे और वो घर में बैठे किचन में गोल रोटी पकानी उसको आती हो, उसकी डॉक्टरी किस काम की? एक ऑब्जेक्ट है ना, खातून एक हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। फिर डिग्री जो है वो उसका लेबल है, पढ़ाई लिखाई उसने की लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी। हमें तो जरूरत नहीं है, राइट ऑफ जॉब किधर गया? घर के अंदर जो है ना बहुत सारी आसाइशें हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा रिस्क है, तुम्हें जरूरत नहीं है नौकरी करने की, तुम ना घर बैठ के कुछ लिखना शुरू कर दो। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। बिल्कुल, अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन के ऐसा मौका देता है कि वो जिंदगियां बचाते हैं, फिर उसमें वो ओथ भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बट मुझे शिकायत किसी हद तक लड़कियों से भी होती है कि जब आपके पास स्किल है, आपके पास डिग्री है, आप अपने ही घर से स्टार्ट करें। सो डेयरिंग टू से नो, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो। एग्जैक्टली, ठीक है, सबसे पहले आप अपने, जब आप इतना पढ़ लिखने के बाद घर में मार खाएं और अपना काम भी ना करें, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई ने आपके ज़हनी हालत तो बिल्कुल भी नहीं बदली, आपकी सोच को नहीं बदला, आपकी आइडियोलॉजी को नहीं बदला। तो कहीं खवातीन को भी ये बताने की जरूरत है कि ये जो मर्दों का माशरा है, ये तुम्हें प्लेट में कभी भी तुम्हारे राइट्स रख के नहीं देगा, कभी ना कभी तुम्हें मांगने पड़ेंगे, खुद उठना पड़ेगा इसके लिए। बर्दाश्त करते जाओगे तो और सप्रेस करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फजर राबिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि ये जो सोसाइटी का एक कल्चर है, हमारा एक माइंडसेट है कि खवातीन जो है जब बहू की बात आती है तो हमें एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग खूबसूरत चांद चेहरा, परी पैकर और बारबी डॉल वो वाली बहू चाहिए, लेकिन
दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। और मैं आपको बताऊं, लाहौर में ख़तरनाक हद तक ये ट्रेंड देखा गया कि अगर एक दुकानदार भी है तो वो कहता है कि मेरे लिए लेडी डॉक्टर का रिश्ता लेके आएँ, तो हर एक को डॉक्टर ही चाहिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर सिर्फ इसी तरह डॉक्टर्स नहीं, जो लड़कियां इंजीनियर्स हैं या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में जिन्होंने कम उम्र चाहिए जो कि पढ़ ही ना सकें, हाँ, बस उनको तो 18-20 साल की हो, लेकिन डॉक्टर हो या मास्टर्स भी किया हो, सब कुछ हो। कैसे बदलेंगे हम ये सोसाइटी का रवैया? बस ये आई थिंक जो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रोल, पॉजिटिव रोल का प्ले होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मीडिया का रोल है, एक अवेयरनेस जो एक मीडिया रिश्ते तो नहीं कराता, नहीं रिश्ते नहीं कराते, लेकिन एडवोकेसी एक अवेयरनेस जो आप एजुकेट करते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं, अगर आपका भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अगर आपको एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। एक कल्चर है, ठीक है जी, एक हमारा ट्रेडिशन है, एक कल्चर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं ये है हमारा, लेकिन इनको पॉजिटिव साइड पे हम आहिस्ता 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 चीज़ों को कैसे चेंज करेंगे। लेकिन एक चीज़ की मैं हमेशा बात करती हूँ जो शायद बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, मैं इंग्लैंड में रही हूँ, मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, कम्युनिटीज़ के साथ काम किया, मैंने वहाँ पर सोसाइटी को बहुत ब्रोकन डाउन भी देखा है। तो हमें, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अभी एक उस स्टेज पर है जहाँ पे हमने एज अ सोसाइटी डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ जाना है। हमें एक बैलेंस सोसाइटी चाहिए जहाँ पे हर औरत को रिस्पेक्ट मिलती है, उसको उसके राइट मिलते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, उसने काम करना है, इट्स एन इक्वल सोसाइटी। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि दैट कैन होल्ड ऑन टू very onto your family values as well, because you don't want to become a Western society where families are broken because down. we are not Western, na? It's not. The thing is क्या हमें क्या ज़रूरी है कि हमने UK, यूरोप, अमेरिका को फॉलो करना है? क्या हम एज अ सोसाइटी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो सकते कि हम अपना हमारी वो मिसालें दें, हमारा रिलीजन इतना परफेक्ट, हमारे पास हम मॉडल कैसे बन सकते हैं उनके लिए? अभी तक तो हम उनको एज मॉडल लेते हैं ना। आप देखें हमारी बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, हमारे जर्मन्स के एक सवाल किया था कि आप लोग औरतों की पावरमेंट करते हैं, आपके पाकिस्तान में हमारी जो है वो बेनजीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, आप लोगों की जर्मनी में तो कहीं नहीं है, आपके अभी तक अमेरिका हमारे पास जर्मनी में एंगेला मेर्केल जो है काफी अरसे से वो चांसलर, बाद में अभी आई है वो, अभी अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट हिलरी क्लिंटन फर्स्ट टाइम यूके में देखिए कितने अरसे बाद आपकी प्राइम मिनिस्टर आई है फीमेल। एग्जैक्टली, लेकिन मैं वही आपको बात कह रही हूँ कि क्या हम एज अ सोसाइटी हम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है लोग कि हम एज अ नेशन क्यों सवाल ये पैदा होता है अदीला, क्यों हम स्ट्रॉन्ग नहीं है एज नेशन, और क्यों हम जब सोसाइटी का एक मॉडल बनाते हैं या किसी को हम फॉलो करना चाहते हैं तो वी लुक एट वेस्टर्न सोसाइटीज, व्हाई डोंट वेस्टर्न सोसाइटीज लुक एट अस एज सोसाइटी? मजहब भी आपको ये एक गुंजाइश देता है कि पॉजिटिव चीजें जहां से मिले उनको पिक कर लो, अडॉप्ट कर लो। हमने क्या किया है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान और फिर ये जो नेशन है जिसे हम कहते हैं अक्सर के 5-6 नेशन डिवाइड करके अब हम पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर आ गए। अभी तक हम पठान, सिंधी, पंजाबी अलग अलग नारे लगाते हैं, वन नेशन नहीं बनना चाह रहे। जिस दिन हम वन नेशन बन गए तो इस कौम के अंदर बहुत सी पॉजिटिव बातें, हमारे रिलीजन में इतनी पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जेंडर बाइस्ड इंटरप्रिटेशन रिलीजन की, कल्चर की, ये हमें किसी पॉजिटिव साइड पे नहीं जाने दे रही है। और उस स्केल पे वो इंटरवेंशंस भी नहीं हो रही हैं, पॉकेट्स में इंटरवेंशंस होती हैं जिसको कि स्टेट जो है वो, और स्टेट क्या है, वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिनके अंदर वो रेसिज्म भी है, जिनके अंदर वो कल्चरल बाइसेस भी हैं, जो वन नेशन बनना ही नहीं चाहते। ठीक है, जब तक आप वन नेशन की तरफ नहीं जाएंगे सोसाइटीज में, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी बुराइयां नहीं जो वेस्ट में नहीं थी, हर सोसाइटी इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरती है, उसमें जवाल आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो रियलाइज करते हैं। वेस्ट में आप देखिए ये तो थ्योरी भी है ना कि हर सिविलाइजेशन जो है 100 साल के बाद वो तब्दील हो जाती है, हम राइट पाथ पे हैं, थोड़ा सा रियलाइज वन नेशन की हम उस वक्त चीजों को मिक्स कर देते हैं कि वन नेशन का मतलब है कि हम सिर्फ कहेंगे जी हम सारे पाकिस्तानी है, ना हम बलोची है, ना सिंधी है, ना पंजाबी, हमें खत्म करने होंगे ये लेबल्स। कल्चर की रिस्पेक्ट करें, डिस्ट्रक्टिव ना हो, हर एक का कल्चर है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको यही होता है, ये चीज है। फूलों का गुलदस्ता, दूसरे की चॉइस को एक्सेप्ट करें, सारे कलर के फूल हैं, बिल्कुल सारे जो है वो सारे रंग होंगे। एक चीज मुझे, ये खवातीन मैं एक मर्द को बोलने नहीं दे रही, मैं आप तो कर बोलूंगी। मैं एक चीज में देखिए, आप
कहीं पे भी चले जाएं दुनिया में, आपको सिर्फ आपको चीज़ों को एक्सेप्ट, आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। दैट्स एज ए नेशन दैट वी नीड टॉलरेंस होनी चाहिए। अब इंग्लैंड यूके है, उसमें स्कॉटिश एक कम्प्लीटली अलग नेशन है, वेल्श है एक कम्प्लीटली अलग कल्चर है, कम्प्लीटली एक अलग नेशन है, अलग लैंग्वेज है, सब डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो कम्युनिटीज हैं वो अलग हैं, वो अलग नजर आ रही होती हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप हाँ ये चीज़ जैसे दीरा ने कहा कि जहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है उसको आप पिक करें, वहाँ पे आप ये देखें अब रेफरेंडम हुआ यूके में, स्कॉटलैंड, ब्रेक्सिट का, ब्रेक्सिट नहीं, स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड का रेफरेंडम हुआ पिछले साल, ठीक है। अब मेजॉरिटी स्कॉटिश ने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड के साथ रहेंगे, हो गया काम। अब वहाँ लड़ाई झगड़े तो नहीं शुरू हो गए ना, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। ईयू का लोगों ने खुद कहा ना, पर तो अभी तक बहस चल रही है ना, बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 8 मार्च और दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और आज का जो स्लोगन है वो है बी बोल्ड फॉर चेंज। और हम अभी अपने प्रोग्राम इंसानी हकूक़ आगाही मुहिम में यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ख़वातीन के हकूक़ को पाकिस्तान में किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और किन शराइत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सर आपसे मैं ये सवाल करूँगी, हम बात कर रहे थे अपनी सोसाइटी बिहेवियर की, उसमें कल्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। हमारा कल्चर क्या है? हम यहाँ पे 5 मुख्तलिफ अक़वाम हैं, और हमारा जो कल्चर है, हम देखा जाए तो इंडो पाक वाला कल्चर हमने कैरी किया, हमें इनहेरिटेंस में मिला। लेकिन हमारा एज पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम क्या कल्चर होना चाहिए? देखिए, एक तो कल्चर जो है वो मज़हब का भी, अब हम कहेंगे जी अच्छा जी हमारा नेशनल ड्रेस कौन सा है, वो कोई ऐसा डिफाइन नहीं होता। अब ये जो टाई वगैरह, चलो यहाँ तो हमने प्रोग्राम के लिए लगाई है, ये यूरोप में जो टाई जब लगी थी उस टाई का ये था कि जी सर्दी ज्यादा होती थी, लोग अपनी थोड़ा बांध के रख के तो जरा टाई ताकि गले में ठंड नहीं। चर्च से भी रिलेट करते हैं लोग जी। अभी नहीं, वो चर्च पे बात का इन्होंने किया। अभी सऊदी अरब में मैं गया, वहाँ उनके जो बड़े हैवी वेट मैंने कपड़ा वहाँ वो एक सूट लिया, काफी मोटा था। मैंने उन्हें पूछा कि इतना मोटा क्यों है, इसमें तो हवा नहीं लग रही। वो कहते जी इसका है कि जी सर्दी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आपका जो पसीना वो अंदर ही रहे। यहाँ तक आगे उन्होंने शेड लगाया, तो इसका मतलब मैं खुद जब हज पे कर रहे थे उस वक्त ये था कि आगे तक हम ले ले, ताकि धूप की तपश जो है 46-47 का टेम्परेचर जब वहाँ फिर रहा होता था, हम धूप से बचें। आपकी ड्रेसिंग जो है वो आपके एरिया वाइज होती है, ठीक है, ये होता है आपके क्लाइमेट, आपके वेदर के हिसाब से होता है। यहाँ हमारा जो पाकिस्तान है उसकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, हर सूबे की लैंग्वेजेस हैं, 42 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट हम करें। एक नेशनल लैंग्वेज जो हमारी, जो हमने उर्दू बनाया, वो कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है आपस में सारे सूबों की, उसकी रिस्पेक्ट हम करते हैं। नहीं, लेकिन वो तो इंग्लिश में हम करते हैं, जो हमारी दफ्तरी ज़बान है वो तो अंग्रेजी है। प्रोग्राम हम कर रहे हैं उर्दू में कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बाकी सूबे इंटरलिंकिंग होता है ना, कम्युनिकेशन के वे हैं। अब अगर कोई लैंग्वेज नहीं भी है तो एक साइन की लैंग्वेज भी है, गूंगे जो है आपस में या बहरे, वो आप लैंग्वेज साइन लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। ये लैंग्वेजेस हैं कि किसी तरीके से हमने अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट करनी है। कि हमारा जो कल्चर है, जो हमने इनहेरिट किया है इंडो पाक से, उसको जब हम देखते हैं तो हमारा अपना क्या कल्चर है, क्योंकि हम मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं जो इस वक्त एक पाकिस्तान में हम एक कौम की हैसियत से मौजूद हैं। अब हर सुबह हर कल्चर ये कहता है कि वो डोमिनेट करे और उसको ज़्यादा सुना जाए, जबकि हमारे कुछ सूबे ऐसे हैं जो कि एहसास महरूमी का भी शिकार हैं। तो उन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मुझे एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा जवाब दीजिए, कैसे हम एक कौम बने? जी देखिए, ये जिस तरह अभी वही मिसाल हम गुलदस्ते की देते हैं कि सारी लैंग्वेजेस जो है इकट्ठा हम सारे कह देंगे पूरा पाकिस्तान एक तरह के ड्रेस पहने, एक तरह की हो, वो खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती किसी नेशन की ये होती है कि घर में हम जाते हैं ना, 6-7 अफराद हैं, अगर उनको एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के चलो जी यही सारा हमने होटल में खाना खाने चलना है, तो वो सारे लोग देखेंगे कि यार ये कौन से किस स्कूल से आ गए। हर एक ने अपने अपने अलग ड्रेसिंग की होती है, छोटी बेटी ने, बड़े ने, हर एक का अपने अपने ड्रेसिंग होते हैं। सेम नेशंस का भी होता है। अब हर एक की अपनी आइडेंटिटी भी होती है, लोकल लेवल पे आइडेंटिटी होती है, इवन के छोटे लेवल पे भी हर सूबे की अपनी आइडेंटिटी है, उनकी लैंग्वेजेस है, उनकी ड्रेसिंग है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनकी जब रिस्पेक्ट देंगे कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, मैं भी, मेरा भी ड्रेस है, वो मेरी जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं उसकी करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अदील, आपकी तरफ आऊँगी। ख़वातीन का दिन मना रहे हैं हम, पूरी दुनिया मना रही है ख़वातीन का, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ख़वातीन लेजिस्लेशंस के ऊपर भी उठता है। क्या पाकिस्तान में वो ख़वातीन जो पार्लियामेंटेरियन हैं और असम्बलीज़ में या फिर सेनेट में बैठी हैं,
کیا وہ اپنے کام سے آگاہ ہیں, اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے انجام دے رہی ہیں؟ دیکھیں روز, جب ہم ایکول پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سے پرو وومن لاز ہیں اور ایسی بہت سی لمیٹیشنز ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی پارٹیسپیشن کی اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز میں. ہمارے پارلیمنٹ میں عورتوں کا پارٹیسپیشن ایکول پارٹیسپیشن نہیں ہے. جو کوٹا ہے کسی بھی لیول کا, چلیں کہیں سے یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر نا. اب اگر آپ دیکھیں آپ نے کوٹا بھی رکھ لیا, پہلے تو بالکل نہیں تھا, اب آپ نے کوٹا رکھ لیا. کوٹے میں بھی کیا ہے کہ اس کوٹے کے اندر پارٹیسپیشن کتنی افیکٹو پارٹیسپیشن ہے. آپ کہتے ہیں امپاورمنٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے لا کے کسی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. امپاورڈ میں تب ہوں گی جب میں اپنے رائٹس کا وہاں صحیح طور پہ استعمال کر سکوں گی, اپنی پارٹیسپیشن کو انشور کروں گی. اسی طرح جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, جیسے انور صاحب نے بتایا, کلچر کے اندر کلچر کیا ہے کہ ایک اپنی سوسائٹی یا کلوز گروپ کے اندر ایسی نارم سیٹ کر لینا جو سب کے اوپر ایلیگیشن ہے کلچر نارم کے طور پہ کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو کلچر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہمارے کلچر میں پرابلم کیا ہے, چاہے وہ سندھی ہے, بلوچی ہے, پنجابی ہے, کچھ بھی ہے, اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کلچر لیجیٹیمیٹ کرتا ہے ایسے نیگیٹو بیہیویئر اور نیگیٹو مسکولینٹی کو. اسی طرح جیسے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی کہہ دے کیوں آنر کلنگ ختم کر دیں, کاروکاری ختم کر دیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جب ہم غلط چیزوں کو اپنے کلچر کا حصہ بناتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کلچر نہیں ہے, وہ کلچر ہے کیونکہ آپ کے کلچر کا نارم بن گیا. نارم کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیٹ آ کے نہیں آپ کو کہہ رہا ہے اس کی پابندی کرو, بٹ اس معاشرے کا کلچر آپ کو اجازت ہی نہیں دے رہا کہ آپ اس سے باہر نکل سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پارٹیسپیشن جو ہے ٹرو پارٹیسپیشن نہیں ہے, افیکٹو پارٹیسپیشن. فرجہ, سول سوسائٹی جو ہے وہ بہت ساری جو این جی اوز ہیں وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, اس کے باوجود بہت سارے ایسے کیسز ہیں, آئے دن خواتین کے حقوق کی وائلیشن ہوتی رہتی ہے. تو کیا ہمارے پاکستان میں وہ اسپیشلی اسلام آباد میں جو ہیڈ آفیسز ہے تمام سماجی اور حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا, تو کیا ہم خواتین عورت کو امپاور کرنے کے لیے ایک این جی او کے حیثیت سے صحیح کام کر رہے ہیں؟ میں وہی پھر بات کروں گی روج, آئی تھنک کہ یہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے جو پڑھی لکھی ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم کہیں گے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ کریے کہ نہیں کرے کام, این جی اوز کی ذمہ داری, سول سوسائٹی کی وہ کریے کام کہ نہیں کرے. ایک پارٹنرشپ اپروچ کی بہت ضرورت ہے, ایک آن گراؤنڈ کام کرنے کی, اور ہر کسی کو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی مسائل اس وقت اتنے زیادہ ہیں کہ ہر کسی کو اس وقت پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک پڑھی لکھی عورت ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو, کیا وہ ایک اور عورت کو مینٹور کر سکتی ہے, اس کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے, بس دس از واٹ وی نیڈ آن دا گراؤنڈ. کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ الحمد ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, عورتوں کے حقوق پر آواز بلند کرتی ہے, کیا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں سول سوسائٹی سب کی پارٹیسپیشن ہے. ایز این انڈیویجول آپ کی رسپانسبلٹی. سول سوسائٹی جب کوئی کام کرتی ہے وہ آپ کو پائلٹ کر کے چیزیں دیتی ہے, وہ آپ کو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی اس کا لا بنانا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو ریپلیکیٹ کرنا اس اسکیل پہ, کیونکہ ہماری تو نہ فائنینشیل کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے نہ ہیومن ریسورس اتنا ہوتا ہے کہ ہم وہ انٹرونشن نیشنل لیول پہ اسٹینڈرڈائز پوزیشن پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ اسکیل پہ ہم کام نہیں کر سکتے, بٹ ہم ایسے بیسٹ ایگزامپلز, بیسٹ پریکٹسز آپ کو دے سکتے ہیں جس کو کیا ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا وہ کنٹریبیوشن ہے جو اسٹیٹ کے لیے, اور یہ ہر جگہ پہ بڑا ایکنالج کیا جاتا ہے. ویسٹ میں بھی انڈیویجول کا جو رول ہے وہ بھی ایک بڑی رسپانسبلٹی, بینگ اے ممبر آف دس نیشن. آپ کے سارے اسٹیک سینرجائز کرنا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, بہت سی اسٹیک ہولڈرز کا ریکگنائز ہونا, اسٹیک ہولڈرز کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے, اور کس گورنمنٹ کا اس کو لیڈ کرنا ضروری ہے, کیونکہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی الٹیمیٹ, بیکاز دیکھیں نا جیسے پالیسی کا اینڈ ہے, بھی تو لوگوں سے مل کے ہی بنتی ہے نا, ہم لوگ آپ کے لیڈرز ہیں نا, لیکن وہ آپ کے لیڈرز ہیں نا, وہ ہمارے لیڈرز ہیں, ان کا کام ہے, ایک قوم ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں, سارے پروونسز سے اکٹھے ہیں, ہر لوگ سب وہاں پہ ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں. اسٹیٹ کا کام ہے پالیسی بنانا, رائٹ. اور لائک دیلا سیز, آئی تھنک پاکستان میں تو بہت اچھے آپ کو عورتوں کے حقوق کے حساب سے لاز ملیں گے جو آپ کو ویسٹرن سوسائٹی میں بھی نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے, رائٹ. اس چیز کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر آگے ایشو آ جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کے اوپر سر آپ سے پوچھیں گے, حقوق کے اوپر قوانین بن گئے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی بھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ چینج شاید نہیں آتی, اتنی چینج آتی ہے. ہمارے ملک میں پچھلے
15 साल से या 20 साल से पीछे देख लें कि उस वक्त हमारे हाँ आपको आपके पाकिस्तान में कोई आर्मी में कोई जनरल थी, क्या आपके कोई पायलट था, आपके उस वक्त मेडिकल डॉक्टर्स की रेशो क्या थी, टीचर्स की रेशो क्या थी? अब आप देखेंगे तो आपकी वोमेन जो है वो, मेरे जैसा आदमी जो वो अपनी बेटी को अमेरिका भेजने के लिए भी तैयार है, मेरी बेबी वो अब एक छोटे शहर से जो इस्लामाबाद आई वो भी तैयार है कि मैंने अपनी बेटी को अमेरिका में भेजना है। इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आस्ता आस्ता चीज़ें इंप्रूव हो रही होती हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि चेंज आ रहा है, चेंज आ रही है। जब लिटरेसी रेशो की तरफ मैं देखती हूँ तो जो 70s में लिटरेसी रेशो था अब उससे थोड़ा सा नंबर कम है। 70s में क्या वजह है कि लिटरेसी रेशो बहुत ज़्यादा था, ख़वातीन जो है वो बाहर पढ़ने भी जाती थी, जबकि अब ख़वातीन को घर में ज़्यादा बिठाया जाता है, दीनी तालीम ज़्यादा दी जाती है, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ भी लग गई हैं जो शायद उस वक्त नहीं थी। तो ये कल्चर जो आप चेंज की बात करते हैं तो मुझे तो ये कोई बेहतर चेंज नज़र नहीं आया। इसलिए कि जब आप नंबर्स की बात करते हैं ना, जैसे फजर ने कहा था स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, ये बात होती है ना, अनवर साहब ने जैसे कहा अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हैं, कई 50-60s में भी लोग इंग्लिस्तान और अमेरिका जाते थे, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे पास एग्जांपल्स हैं और यही एग्जांपल बेस बनेंगे शिकागो यूनिवर्सिटीज में। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा, मेरी माँ सब पढ़ा है, लेकिन जब आप अभी सेंसस भी होगा ना हमारा, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। पॉकेट्स में जो हम ये कर रहे हैं ना अपना डेटा कलेक्ट, थोड़ी और क्लैरिटी। अच्छा, थोड़ी सी अगर लेकिन बात करें रूरल एरिया की खवातीन की एजुकेशन की, वहाँ पे चेंज आया या नहीं आया? वहाँ पे चेंज, अभी कल मैं हरिपुर में थी, जैसे मैंने आपको बताया, हम इमेजेस करवा रहे हैं, इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे, हमने FGD किया खवातीन के साथ। उसने कहा मेरा भी दिल चाहता है बेटी को पढ़ाने को, मेरा भी। अब क्या कहा, स्कूल तो एबटाबाद में है, तुम्हारी बेटी जाएगी, रास्ते में कोई अफेयर ना चल जाए, कोई इनसिक्योरिटी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं और बहुत से इश्यूज हैं। बच्चे को घर के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी भी जो तालीम है, हम कहते हैं पॉजिटिव चीजें बहुत हुई हैं, चेंज आया है, बट जिस स्केल पे अब तक आ जाना चाहिए था, जितने सालों से पाकिस्तान बना है, उस स्केल पे क्यों नहीं जा रहा? बहुत सारी चीजें हैं, हम टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फिर एक्सटर्नल जो हमारी जो है बहुत सारी एजेंसीज, कुछ चीजें हाईली पॉलिटिसाइज्ड हैं। नेशन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल का मसला नहीं रहा अब, क्योंकि देखें आप सिंध में जाते हैं, कितने साल सिंध के लोगों की हुकूमत रही, तो वहां पे गोस्ट स्कूल कितने ज्यादा हैं। अकाउंटेबिलिटी का मसला है, मेरे घर के पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट में स्कूल होगा तो हर बंदा वहां भेजेगा। आपने एजुकेशन तो फ्री कर दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि स्कूल के अंदर वो फंक्शनल भी है कि नहीं है। तो इश्यूज जो हैं वो अर्बन में हमेशा थोड़े इंडिकेटर आपको अच्छे मिलते हैं, रूरल में भी एग्जांपल्स होती हैं अच्छी आपके पास, जो बहुत कम है, लेकिन वो कम है। अच्छा, स्केल पे तो हमने बात कर ले, अब क्यों ना खवातीन का जो सबसे बड़ा राइट है, राइट ऑफ मैरिज, उसके ऊपर बात कर ली जाए। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ तो है ही, अगर शादी मर्जी से कर लिए तो उसको ऑनर किलिंग में मार दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं कि उसके दोनों राइट तो गए ना, वायलेट हुए। अच्छा, आप कानून क्या करेगा और मजहब क्या करेगा? दोनों परमिशन देते हैं आपको कि आप अपनी मर्जी से शादी करें, बट कल्चर आपको नहीं जीने देता। तो कहीं पे कल्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और उसके ऊपर भी यही है कि देखें ऑनर किलिंग है, अब तो कह देते हैं ना ऑनर किलिंग बिल आया भाई, अब तो कह दिया है कि वो एक क्राइम है। जब क्राइम किलिंग होना ही नहीं चाहिए, इसका कोई और ही नाम होना चाहिए, इसमें ऑनर की क्या बात है? आप किलिंग कर रहे हो, सिंपल किलिंग कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, मर्डर, इट्स अ क्राइम। दैट वाज योर कल्चर सेज कि ये ऑनर है, औरत को मार देना ऑनर है, उसको मर्जी से शादी ना कर देना ऑनर है, गलत है। कुछ अरसा पहले एक मैडम ड्रामा एक मैं देख रहा था, उस ड्रामे में वो जो हमारी जो खातून थी ना जी, वो जिप्सी थी, जो ओड होते हैं, या वो उठ बाहर जाती तो उसका मियाँ कहता है तू मेरी इज्जत है, तू घर रहे, तू बाहर जाएगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो उसको आगे जवाब देती, कहती कि तू जिसको इज्जत कर रहा है तो उसको तो इज्जत नहीं कर रहा, मैं तेरी इज्जत हूँ, लेकिन तू मुझे कहता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो हम उसको इज्जत नहीं देते ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डबल फेस, हमने कुछ काम है शो केस के लिए रखे होते हैं। पढ़ी लिखी खवातीन भी हमारे घरों में अच्छी जॉब्स ले रही होती हैं, लेकिन घरों में बेचारी वो फिर भी मार खा रही होती है, मार खा रही होती है। उनका जो नौकरी कर रही है पूरी तनख्वाह ला रही है रखा गया, और उसका जो कार्ड है और उसका जो तनख्वाह है वो ससुर और शौहर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सी एम्पावर्ड है वो? उसने पढ़ा भी, उसने जॉब भी की, लेकिन वो भी बोल्ड हो, वो भी बोल्ड हो ना, मैन एंगेज अप्रोच हो, मर्दों को कहें कि वो उनके राइट्स की बात करें, रियलाइज करें। आप वो भी वही बात है कि अब उनमें भी हिम्मत हो। मेरे अक्सर ऐसे होता है कि जो पढ़े लिखे दोस्त होते हैं, लेकिन उनको उनमें इंकरेजमेंट नहीं होती, उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने बेटियों के लिए या बेटों के लिए या बाकियों के लिए कि ये आगे अपनी बीवी के लिए सोशल प्रेशर नहीं मैडम। बंदे को, एक आदमी को हमारी सोसाइटी में ज्यादा एजुकेट और एम्पावर करने की जरूरत है।
वो होंगे तो हमारी औरतों को हकूक, उसकी मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। औरत के हकूक को समझेंगे और तहफ्फुज़ करेंगे। बिल्कुल, वो लेकिन फिर बात वही है कि वो औरत आगे बोले, भाई उसके साथ डायलॉग करे, औरत बोले तो सही ना, औरत चुप करके अगर बैठी रहेगी, बंदा तो कहेगा काम चल रहा है जी, बस ठीक है जी, जिस लेवल पे चल रहा है। फादरहुड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड कौन है, रिस्पॉन्सिबल ब्रदर कौन है, रिस्पॉन्सिबल भाई कौन है। जब आप ये डिमांड क्रिएट कर देंगे तो इंस्टीट्यूशंस आर देयर, लॉज आर देयर, फिर प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस तो आपने और मैंने करने ना। अगर मैं अपनी डिवोर्स का राइट या अपनी खुला का राइट या अपना निकाहनामा खुद भरना ही नहीं चाहती तो कानून तो घर आके आपका निकाहनामा नहीं भरेगा, उसने तो आपको दे दिया ना। और कानून के बारे में ये भी कहा जाता है कि लॉ डज नॉट फैसिलिटेट टू दोज हु आर स्लीपिंग ओवर देयर राइट। एग्जैक्टली तो ये हम लोग सोए हुए हैं, हमें पता भी नहीं है। हमने ये कोशिश जरूर की है कि इंसानी हकूक के इस प्रोग्राम के तहत हम एक आगाही दे लोगों को, यही हमारी मुहिम है। रिलीजन भी तो हमारा यही कहता है ना कि आप खुद पढ़ें, इस्लाम को आप खुद पढ़ें, बजाय इसके कि आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें कि मेरा नेबर ये कह रहा था तो ये इस्लाम है, या ये वाला नेबर ये कह रहा था तो ये इस्लाम है। नॉवल पढ़ लेंगे, आप डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ लेंगे, आप पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे, उठ के अपनी किताब पढ़ लो कि उसमें क्या है तुम्हारे राइट्स। वो किताब भी पढ़ लें, और दूसरा ये कि हम 2-4 किताबें पढ़ लिख जाते हैं ना तो हम समझते हैं कि हम बड़े स्कॉलर हो गए, फतवे देने लग जाते हैं, या फिर एक बड़ी जजमेंट हम देने लग जाते हैं। हमारी सोसाइटी में सिस्टम को रेगुलेट करने की हमारी इतनी सोसाइटी जरूरत में ये है। बड़ा खतरनाक एक ट्रेंड आ गया कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई स्कॉलर बना हुआ है। आज उठ के अनवर साहब एक मस्जिद में जाके खुतबा देना शुरू कर दे, इनको कोई रोकेगा नहीं, वो मुकद्दस काम कर रहे हैं। हुकूमत को ये रेगुलेट करने की जरूरत है कि कुरान की एक्सप्लेनेशन, खुतबे का टॉपिक कौन क्या देता है, कहीं पे इसका अप्रूवल होना चाहिए, वो बंदा जो मोहल्ले से मांग के खाना खा रहा है, ठीक है, और 10-15 रुपए की किताब खरीद के पंसूरे की बैक साइड से वो पढ़ के आपको खुतबा दे रहा है, उसका अपना नॉलेज ही नहीं है, तो आपको गलत ही गाइड नहीं है उसके वर्ड्स के ऊपर, कोई ऊपर से लिटरेसी रेट यहाँ है। कल मैं खबर देख रही थी, एक अनफॉर्चुनेट बहुत वो न्यूज चल रही थी कि एक पीर बना हुआ था। Exactly. वो एक गांव में गया, एक घर में गया, उसने कहा मैं पीर फकीर हूँ, उनके घर में जाके सो भी गया। उसने रात को, फिर वो खुद उसने एक्सेप्ट किया, मैंने रात को उनको दवाइयाँ घोल के पिलाई, और क्या उसने लिया, 2000 रुपए चोरी किए। छोटा सा घर, 2 कमरों के घर से उसने क्या चोरी कर लेना। लेकिन ये सोसाइटी के ट्रेंड बदलने की जरूरत है। समझना होगा कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, और उसके लिए वही बात कि आपको ना सिर्फ किताबें पढ़नी होंगी बल्कि आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। इंसानी हकूक आगे मुहिम, और आज 8 मार्च के हवाले से जो यूएन का स्लोगन था कि बी बोल्ड फॉर चेंज एंड बी करेजियस टू से नो, हमारा भी यही आपको मशवरा है। अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए हर उस फैसले के खिलाफ इनकार करने की जो आपके हकूक़ को वायोलेट करता है और डैमेज करता है। उरूज रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।